नमस्कार फ्रेंड्स, जीरो से जीनियस बनो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उन संख्याओं का उपयोग क्या होता है। आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम हमारे पास है संख्याओं के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, आइए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट होती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है? हमारे पास जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जहां से हम गिनना शुरू करते हैं। जब भी आपसे कोई चीज कहा जाता है गिनने के लिए तो आप हमेशा एक से शुरू करते हैं। तो गिनती शुरुआत होती है एक से, इसलिए प्राकृतिक संख्या भी हमारी एक से शुरू होंगी। यानी आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्याएं यानी जो संख्याएं हमारे पास गिनती की हैं, जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं प्राकृतिक संख्या को, और ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे डालते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा प्रश्न, इसमें जो फैक्ट है उसको थोड़ा समझते हैं। फैक्ट क्या है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे 1 से शुरू होती है। इसका मतलब 1 जो है यह पहली प्राकृतिक संख्या है। 1 क्या है? पहली प्राकृतिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप देखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ही 1 है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये हमारे पास है 1। बात समझ में? आइए दूसरी पॉइंट को समझते हैं, पूर्ण संख्या। चलिए हमारे पास दूसरी पॉइंट है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हो, उन्हें आप पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 3 ऐसे डॉटेड लाइन से। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 0 से। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलेंगे? 0। और पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। अर्थात 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए एक और संख्या के बारे में। हमारे पास एक और संख्या है, उसे बोलते पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है कि जब हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, ये देखिए प्राकृतिक संख्या हो गई, उसमें 0 को शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या हो गई। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को माइनस चिन्ह के साथ भी आप लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसे डाटिए, यानी हमारे पास धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ 0 भी शामिल हो जाए तो यह पूरा समूह जो बनता है यह पूर्णांक का समूह बनता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो संख्या है इन्हें धनात्मक संख्या बोलेंगे।
ये देखिए हमारे पास है शून्य, और इधर जो पार्ट लिखा गया है इसे आप ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो पूर्णांक हमारे पास होता है ये धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक संख्या होती है सम संख्या, यानी इवन नंबर। सम संख्या, देखिए सम संख्या हमारे पास क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो के पहाड़ा से कट जाए, या फिर ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऐसी संख्या है जो दो के पहाड़ा से कट जाए, या फिर ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, उन सभी संख्याओं को आप सम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास ऐसे संख्या लिखी 24,892। आपसे पूछा जाए कि संख्या किस प्रकार की संख्या है, सम है या नहीं, तो आप यहाँ इकाई के अंक पे फोकस कीजिए। इकाई के स्थान पर लिखा गया है 2, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा एक संख्या होता है विषम संख्या। तो आइए देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को देख लेते हैं। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़ा से न कटे, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यानी इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5, 7 या 9 हो, उन सभी संख्याओं को आप विषम संख्याएं कहेंगे। ये सभी संख्याएं दो के पहाड़ा से बिल्कुल नहीं कटेंगी, इसीलिए इन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, हमारे पास लिखा है ये संख्या है 463। 463 में आप देखिए इकाई की जगह पे 3 लिखा है, यानी इकाई की जगह पर दो के पहाड़ा से नहीं कटने वाली संख्या लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि यह विषम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अब हमारे पास एक संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो केवल एक से कटे और अपने पहाड़ा से कटे, यानी जितनी भी संख्याएं हों वह अगर एक के पहाड़ा से कट रही हैं और अपने पहाड़ा से केवल कट रही हैं तो उन्हें अभाज्य संख्या बोलेंगे। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से गुणनखंड हो? एक गुणनखंड तो 1 होना चाहिए, और दूसरा वह संख्या स्वयं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड न हो। इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे हमारे पास लिखा गया है 2, तो आप देखिए 2 के कितने गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है कि किन किन संख्याओं के पहाड़ा से ये संख्या कटती। 2 1 के पहाड़ा से कटेगा और 2 के पहाड़ा से कटेगा, तो 2 के कितने गुणनखंड हो गए? सिर्फ 2 गुणनखंड है। अगर किसी संख्या के सिर्फ और सिर्फ यानी केवल 2 ही गुणनखंड है तो आप उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हमारे पास है 3, तो 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड है। एक तो संख्या 3 1 के पहाड़ा से कटेगी और 3 के पहाड़ा से कटेगी। जैसे हमारे पास है 29, तो 29 1 के पहाड़ा से कटेगा और 29 के पहाड़ा से कटेगा, यानी ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप यहाँ एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी, सबसे पहली या फिर सबसे छोटी, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आप देखिए सबसे छोटी या सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है कि 50 यानी 1 से लेकर के 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच की अभाज्य संख्या, की अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है फ्रेंड्स? 15। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, तो भी आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। एक दूसरी पॉइंट इसमें समझना पड़ेगा, दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी पॉइंट है कि 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो प्रश्न अगर किया जाए 51 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, की अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 10। यानी 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10। 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्या है। 51 से लेकर के 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच हमारे पास 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक फैक्ट इसमें और आपको समझना पड़ेगा कि एक जो हमारे पास होता है, यहाँ इस चीज को आप देख लीजिए थोड़ा सा। हमारे पास जो एक होता है, एक को न तो हम भाज्य के कैटेगरी में रखेंगे न तो अभाज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट संख्या के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। आइए भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, गुणनखंड यानी उन सभी संख्याओं को भाज्य के कैटेगरी में या यौगिक संख्या के कैटेगरी में रखेंगे जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे हमारे पास 4 लिखा गया है, तो 4 देखिए 1 के पहाड़ा से कटेगा, 4 के पहाड़ा से और 2 के भी पहाड़ा से कटेगा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 के गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणनखंड है, 1 2 3, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। जब किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो आप उसे भाज्य की कैटेगरी में रखेंगे फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे हमारे पास 6, तो 6 देखिए 1 के पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से, 3 के और 6 के, तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, 6 के 4 गुणनखंड हो गए। हम जानते हैं किसी भी संख्या का अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो आप उस संख्या को या तो यौगिक संख्या बोलेंगे या फिर भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो पॉइंट हम बता रहे थे, एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको लिखिएगा कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यानी एक को जो है न तो हम भाज्य के कैटेगरी में रखेंगे और न ही अभाज्य की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स आप हमारे साथ में कलम और कापी लेकर के बैठा कीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको आप सुन करके लिखेंगे भी और यहाँ पे समझते भी चलेंगे। इससे आपको एक नोट्स क्रिएट होती जाएगी जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट संख्या के बारे में समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं
हमारे पास एक संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, समझते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे आप P बटे Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां हर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी ऐसी संख्या जिसे आप P बटे Q के रूप में लिखें लेकिन Q आपका कभी भी 0 न हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ P और Q क्या है? P और Q है पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब है कि P और Q दोनों धन में भी हो सकते हैं, ऋण में भी हो सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता। P भले 0 हो जाए लेकिन Q को कभी आप 0 के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, यानी 0 Q की जगह पे नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा गया है 22/7, तो आप देखिए P क्या है? 22 है, यानी अंश 22 है, और Q हर जो है ये 7 है, तो आप इसे बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया -3/11, ऋण 3/11 लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे ऋण 3 क्या है? P का मान है, यानी अंश में लिखा गया है, और Q का मान 11 है, तो आप इसे भी परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 कैसी संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए कि एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 1.35, तो 1.35 ये तो आपको दिख रहा है कि दशमलव संख्या है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इसको 135/100 लिखेंगे। कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1.35 है, तो आप सबसे पहले दशमलव हटाइए, 135 लिख दीजिए। अब आप देखिए दशमलव के दाएं साइड, दाहिना हाथ इधर है, तो 1 2, दशमलव के दाएं साइड कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 1 लिख करके 2 0 लिख दीजिए। अब आप देखिए ये भिन्न के रूप में हो गया, यानी P बटे Q के रूप में विकसित हो गया, बन गया, जहाँ P 135 है और Q है 100, तो आप इसे कहेंगे कि 1.35 जो लिखा गया है ये कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या, अर्थात जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में आप नहीं बना सकते। जिस संख्या को P बटे Q के रूप में नहीं विकसित किया जा सकता, बनाया जा सकता, उस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे हमारे पास करड़ी में 2 लिखा है, करड़ी में 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए करड़ी में 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे करड़ी में 3 लिख दिया गया, तो करड़ी में 3 को आप पूरी तरीके से इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, यानी करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पूछा जाता है, पाई, इसे हम लोग बोलते हैं पाई। ठीक है ना, तो पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। शून्य कैसी है? शून्य परिमेय संख्या है। 22/7 भी परिमेय संख्या है, लेकिन बार बार प्रश्न किया जाता है कि पाई क्या है, यानी पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। आइए दूसरी संख्या के बारे में देखते हैं। देखिए कुछ संख्याओं के बारे में और हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है?
सहभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड न हो। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ऐसी दो संख्याएं जिसमें कोई उभयनिष्ठ इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन गुणनखंड न हो। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5 लिख दिया और 9 लिख दिया, 5 लिख दिया फिर 9 लिख दिया। तो आप देखिए 5 और 9, 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे 5 का तो 1 के पारा से कटेगा, 5 के पारा से कटेगा। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 1 के पारा से कटेगा 3 और 9, तो 1 वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप बताइए यहाँ और यहाँ कोई समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं, यहाँ 3 और 9 है, यहाँ कुछ भी नहीं। यानी इसमें और इसमें 5 और 9 के गुणनखंड में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिला। इसका मतलब है कि 5 और 9 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 6 लिख दिया और 10 लिख दिया, तो अब आप 6 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि 6 किन किन संख्याओं के पहाड़ा में आता है। 6 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के, 3 के और 6 के। अब 10 का गुणनखंड कीजिए, 10 किन किन संख्याओं के पहाड़ा में आता है? तो 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में और 10, सॉरी 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में 5 और 10। अब आप देखिए यहाँ पर 6 और 10 में जो कॉमन गुणनखंड है वो 2 मिल गए। ये 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर। अगर दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कोई गुणनखंड कॉमन मिल जाता है तब आप उस संख्या को सहभाज्य संख्या नहीं मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि सहभाज्य संख्याओं में दोनों अभाज्य संख्याओं का अभाज्य यानी दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं। फिर से सुन लीजिए, सहभाज्य संख्या में कोई जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों। हो सकता है कि दोनों संख्याएं भाज्य हो सकता है दोनों अभाज्य हो सकता है कि एक संख्या भाज्य हो एक अभाज्य हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसके गुणनखंड में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, आइए एक संख्या और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए एक जरूरी बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई करें थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप तुरंत उस वीडियो को देख करके अपना नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग पीईटी जो होने वाला है पेपर, उस पीईटी का कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स रहेगा और यहाँ पर यूट्यूब पर ही फ्री में, और कई क्लासेज हमारी नहीं चलती हैं, यूट्यूब पर हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पीईटी का जो पेपर होगा उसमें जरूर बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं जो संख्याएं बची हैं। एक संख्या हमारे पास होती है क्रमिक अभाज्य संख्या। क्रमिक अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम, देखिए ये क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके बीच में, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या है, उन्हीं संख्या को क्रमिक अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान से बात को समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3 और 5। 3 और 5 ये दो संख्याएं हैं। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? ये क्रमिक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों संख्याएं तो अभाज्य हैं लेकिन इनके बीच में एक सम संख्या आ रही है। वो सम संख्या क्या है? 4। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या है, उन संख्याओं के समूह को क्रमिक अभाज्य संख्या कहते हैं।
एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 11, 13। आप देखिए 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके बीच में जो संख्या आई है वो संख्या 12 है और 12 कैसी संख्या है, सम। तो जब 11 और 13 के बीच में एक सम संख्या आ गई 12, तो इस प्रकार के समूह को हम बोलेंगे क्रमिक अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि क्रमिक अभाज्य संख्या जो है, यानी क्रमिक अभाज्य संख्या में जो संख्याएं होंगी ये केवल अभाज्य होंगी, केवल अभाज्य होंगी, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी और उनके बीच में एक सम संख्या होना जरूरी। आइए अंतिम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, एक अंतिम संख्या हमारे पास होती पूर्णकालिक संख्या, ठीक। पूर्णकालिक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, पूर्णकालिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों को जोड़ने के बाद सिवाय खुद वाली संख्या के योगफल अगर खुद वाली संख्या यानी दी गई संख्या मिल जाती है तो इस प्रकार की संख्या को पूर्णकालिक संख्या कहें। एग्जाम्पल से ही आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए, जैसे हमारे पास 6 है तो 6 के गुणनखंड को आप देखिए, 1 के पारस कटेगा 2, 3 और 6, ठीक है। अब अगर 6 के गुणनखंड में सिर्फ 6 को हटा दिया जाए, इतने पोर्शन को हम जोड़े तो 2, देखिए 1 और 2 3 और 3 जोड़ने के बाद 6 यहाँ पर भी था और 6 यहाँ पर भी मिल गया, तो इस संख्या को दोस्तों हम कहेंगे पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्या यानी परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉइंट और समझिए। जैसे हमारे पास देखिए 12 है, तो 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो 1 है 2 है। गुणनखंड का मतलब है कि 12 किन किन संख्याओं के पाड़ा से कटता है। 1 के पारस कटेगा, 2 के पारस कटेगा, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। अब आप यहाँ इस 12 को छोड़ दीजिए, शेष संख्याओं को जोड़िए, जो शेष गुणनखंड है उनको जोड़िए। तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3, 6, 4, 10, 6, 16। यहाँ पे तो 16 मिल गया, जबकि हमें चाहिए कितना था 12। तो आप देखेंगे यहाँ 12 यहाँ 16 है, तो आप कहेंगे ये दी गई संख्या पूर्णकालिक संख्या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज पूरी कंप्लीट जो है संख्याओं के प्रकार को पढ़ लिए हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो डिटेल्स हैं इस पे जो भी चीज़ें अपलोड होंगी आपको मिलेंगी। और पुराने वीडियो हमारे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जितने भी चीज़ें हम पढ़ाए हैं या बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।